बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें कल आपका जो है इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए है, आज की जो क्लास होगी उसमें जो है संस्कृत की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लाया गया है चैप्टर वाइज, जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, कौन 2023 के लिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो संस्कृत का मंगलम पाठ जो है फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ, उससे यह जो है क्वेश्चन को लिया गया है। पहला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका देख लीजिए कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उपनिषद के बारे में अगर दे दिया जाएगा तो इसका सही आंसर क्या बनेगा। उपनिषद वैदिक वांग्य अभिन्न अंग होता है। वैदिक का जो है यह एक अभिन्न अंग है जो दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा गुणगान किया गया है। उपनिषद में जो बोला गया है उसमें यह बोला है कि यह वैदिक वेद है, एक वेद है का एक अंग होता है। वेद का एक अंग है जिसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, यानी दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर लाया गया है, जिसके जिसमें जो परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। जो परमात्मा है यानी जो भगवान है उनका गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। परमात्मा के द्वारा ही संसार क्या है, एक ज्ञात है, एक अनुशंसित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का एक मूर्ति रूप है। सत्य की जो प्रकाष्ठा है वही ईश्वर का मूर्ति रूप है ना। ईश्वर से सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। माने जो हम अच्छा तपस्या करते हैं तो ईश्वर का तपस्या का ही परम लक्ष्य होता है। तो इसमें उपनिषद में यही कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जितने भी क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ का आधार। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। जो कठोपनिषद है ना, उसमें आत्मा का जो स्वरूप है, किस तरह स्वरूप है, उसका विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया कि जो मनुष्य का जो आत्मा होता है, मनुष्य की जो हृदय रूपी गुफा, मनुष्य की जो आत्मा है वह एक हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य अन्वेष करता है, वह शोक रहित होता है। नेक्स्ट है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो पठित पाठ के आधार पर 4 मंत्र हैं मंगलम पाठ में। ईशावस्त, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषद में विशुद्ध आत्मा ग्रंथों का उपनिषद का महत्व दिया गया, जिसको पढ़ने से आदमी की प्रति जो है, मैंने एक आदमी के दूसरे आदमी के प्रति जो श्रद्धा का भावना आ जाता है, वह भावना उत्पन्न हो जाता है और सत्य के अवनिश का प्रवृत्ति होता है। आध्यात्मिक खोज में उत्सुकता होती है। आध्यात्मिक खोज में क्या होती है, उत्सुकता होती है, ठीक है। उपनिषद ग्रंथों का विभिन्न वेदों में संबंध है। इसका जो है उपनिषद ग्रंथ में इसका जो विभिन्न वेदों में इसका क्या है, संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महान से लोग संसार रूपी सागर में कैसे पार करते हैं। तो महान से भी लोग संसार रूपी पागर जो सागर है वो ज्ञानी लोग अंतरिक्ष पर करके महर्षि वेद व्यास कहते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया है, महर्षि वेद व्यास द्वारा कहा गया है ना। महर्षि वेद व्यास क्या कहें कि
ज्ञानी लोग अंधकार रूपी, ज्ञानी प्रकाश रूपी। महान लोग समझकर मृत्यु को पार कर लेते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने में से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। जो हमारा संसार है, संसार रूपी जो सागर है, उसको पार करने से अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस तरह प्राप्त करते हैं? देखिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे संस्कृत में बिहार बोर्ड में, सब हिंदी में आएंगे, ठीक है। तो आपको इस कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते थे। तो मुंडोपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम रूपी व्यक्तित्व को जगाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी महान पुरुष के नाम रूप अर्थात अहंकार ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मा को? जो महान पुरुष के नाम और रूप अर्थात अहप को त्याग कर, रूप अपना रूप को, जो अपना अहंकार है, ठीक है, उसको त्याग देंगे तो वही जो है इस ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, वही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम से। किससे? पाटलिपुत्र वैभवम से। इससे भी क्वेश्चन जो है हर साल बिहार बोर्ड पूछता है, पूछ देता है क्वेश्चन कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में है? ख्याति किस रूप में है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र नामक पुष्पर या कुसुमपुर माना जाता था। पाटलिपुत्र को पुराने जमाने में, प्राचीन समय में ग्रंथों के अनुसार, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार पाटलिपुत्र को पुष्पुर, पुष्पपुर और क्या माना जाता था? कुसुमपुर भी माना जाता था, ठीक है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन था। क्यों माना जाता था? क्योंकि इस नगर के समीप जो है पाटल पुष्प का जो है क्या होता था? उत्पादन होता था, वहां पर उगाया जाता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द में यहाँ पाटल पुष्प के पल्वित होने का कारण प्रचलित है। यहाँ पर किसके लिए प्रचलित है? पाटल पुष्प जो है यहाँ पर क्या होते हैं? प्रचलित थे, प्रचारित थे। इस चलते इसका जो है संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर शरद काल में लिख सकते हैं हम लोग, क्या कर लिख सकते हैं? यहाँ शरद काल में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता था। यहाँ महोत्सव को दुर्गा पूजा और अवसर के दृष्टि से यहाँ पर दृष्टिगत होता था। एक कौमुदी महोत्सव जो होता था वो पटना में होता था। यह महोत्सव जो होता था यह दुर्गापुर के अवस्थित के दृष्टिगत होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र जो नगर का वैभवन का वर्णन करना है। पाटलिपुत्र किस तरह का नगर है, उसके वैभव, उसका सौंदर्य का वर्णन करें। आ जाएगा, सौंदर्य का वर्णन करें, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है। जिसमें कहा गया पाटलिपुत्र प्राचीन काल में वैभव परंपरा के विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग अपने समझ उत्कृष्ट उत्पादन वर्णन किया है। मेगास्त्री ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ शोभा, रक्षा, व्यवस्थित अति उत्कृष्ट है। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा यहाँ पर करने के लिए हमको यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम में जो पाटलिपुत्र है प्राचीन काल के वैभव परंपरा पे विख्यात था। यहाँ पर क्या है? संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है, दार्शनिक स्थल जैसे घूमने की स्थान है। पाटलिपुत्र का जो नाम है वह पटना है, ठीक है। पाटलिपुत्र के प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों में विविध धारण थे जिसके संग्रहालय देखने योग्य है। यहाँ पर जो है संग्रहालय भी है जो पाटलिपुत्र में देखने के योग्य है। यहाँ पर और बात करेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो राजा थे, उनका जो यहाँ शोभा और रक्षा व्यवस्थित अति उत्कृष्ट है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो है रक्षा व्यवस्था था, यानी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे? शासन करते थे। क्या करते थे? शासन करते थे। तो आपका एक पॉइंट में इसका जवाब मिल गया कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। नेक्स्ट है,
अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना, बस 5 वाक्यों में परिचय देना, तो क्या लिख सकते हैं? पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं कि यह जो है बिहार की राजधानी पटना में के प्राचीन महत्व को निरूपित करता है। यह ऐतिहासिक, पारंपरिक, आधुनिक, राजनीतिक प्रसिद्धि स्थलों के निरूपण किया गया है। इस पाठ के कथाग्रह कारकों छात्र देखिए यहाँ पर बात करना है कि पाटलिपुत्र का 5 वाक्य में, तो 5 वाक्य में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, जिसका वर्तमान में नाम पटना होता है। ठीक है, इसकी राजधानी के निरूपण है, यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल भी यहाँ पर है। यहाँ पे कठाग्र छात्र जो है यहाँ पर रहते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, वाक्य प्रतिस्पर्धा से भाग भी यहाँ पे लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है। ठीक है, इसमें दामोदर गुप्त के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र यानी उसको पटना जिसको कहा गया है, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। जो हमारे पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी, देखिए ग्लोब है, यहाँ पर पटना है, यहाँ पर क्या है, पटना है। तो जो पटना है ये सभी नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ पर सरस्वती की वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। यहाँ पर क्या है, विद्वान लोग यहाँ पर बसते हैं। कभी इस महानगर को तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से क्या है, इंद्र की जो की भरी पूरी नगरी से। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि किस महानगर को इंद्र की भरी पूरी नगरी कहा गया है। क्या पूछ सकता है कि किस महानगर को इंद्र की क्या भरी पूरी नगरी के नाम से जाना जाता है, नगरी के नाम से जाना जाता है ना, है। तो क्या लिख सकते हैं, पटना को। किसको, पटना को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन के यहाँ पर आ सकता है कि पाटलिपुत्र में किन किन वंशजों की, किस सरस्वती वंशजों की यहाँ पर लोग बसते हैं, किस वंशज के लोग यहाँ पर बसते हैं, कौन विद्वान लोग, कौन वंशज के लोग रह सकते हैं, बस सकते हैं, सरस्वती 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 वंशज के लोग बसते हैं यहाँ पर, किसमें, पाटलिपुत्र में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। फिर पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी में कैसे, किस नगर में श्रेष्ठ है। तो यह जो है किनके अनुसार कहा गया कि पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी में बसे सभी सभी जितने भी नगर हैं उससे श्रेष्ठ है। तो लिख देंगे दामोदर गुप्त। क्या लिख देंगे, दामोदर गुप्त के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे, हर साल पूछता है ये सब, हर बोर्ड में, हर बोर्ड, बिहार बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये सब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर राजशेखर रचित काव्यमासा काव्य, इससे जानकारी मिलती है और पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ संस्कृत के विद्वान है पाणिनि, पिंगल, रुचि, पतंजलि परीक्षा यहीं ली गई थी और उन्होंने ही ख्याति प्राप्त की। क्यों कहा जाता है इसको प्राचीन केंद्र शिक्षा का, तो क्योंकि यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि नाम लोग भी यहाँ पर परीक्षा दिए और यहाँ से ख्याति प्राप्त कर सके। और भी लिख सकते हैं शिक्षा में, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, प्राचीन काल में लिख सकते हैं, प्राचीन काल में यहाँ लोग, है ना, जो नालंदा के नाम की बात कर रहे हैं, नालंदा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे
और यहाँ पर क्या करते थे, शिक्षा भी ग्रहण करते थे। इस चलते भी प्राचीन काल में इसको माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आलस्य कथा से। तो आलस्य कथा से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हम बता देते हैं आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहला पूछ सकता है कि आलस्य कथा का वर्णन किस विषय है। आलस्य कथा का जो वर्णन है वह जो है किस विशेष से है, ठीक है, विषय से, ठीक है। तो इसका उत्तर से विद्यापति द्वारा रचित, विद्यापति के द्वारा एक जो है पुस्तक रचित की गई थी, एक पुस्तक रचित की गई थी। किनके द्वारा, एक विद्यापति के द्वारा एक पुस्तक जो रचित की गई थी, यानी उसका पुस्तक का नाम था पुरुष परीक्षा। उस पुस्तक का नाम था पुरुष परीक्षा। वहीं से आलस्य कथा नामक एक जो है कहानी को लिया गया। इस कहानी का महत्व यह है कि दोषों के निराकरण शिक्षा देता है, जिसमें आलसियों की जो इच्छा है, ठीक है, जो आलसियों की इच्छा है, आलसियों की जो इच्छा है, दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर नामक एक राजा की है, ठीक है। यह जानने की उस उत्कर्षता प्रकट की है कि आलसी जीवन जीने का कला का कैसे निवारण करते हैं। इस इष्टा लाभ से मेहनती आलसी रूप से पहुंचाने लगते हैं। उनकी परीक्षा लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाता है। यानी जो कौन थे, वीरेश्वर नाम के जो राजा थे, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, अग्नि यानी आग वहां पर लगा दी, तो जिसमें से गीले कपड़े से ढकने लगे। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने लगे। घर में आग लगी है, यहाँ धार्मिक नहीं है, यदि चर्चा है तो आलसी केवल करुणा के पात्र है। यानी जब भागेंगे तो जो बचेंगे वहीं पर वह आलसी है, करुणा के पात्र होते हैं। तो इसका यह जो क्वेश्चन है कि आलस कथा का वर्णन किस विषय विषय क्या है, तो लिख सकते हैं ये क्वेश्चन पूरा पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि किनकी क्या क्या गतियां हैं पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विशेषण किया गया, स्त्री पुरुष बच्चों गतियां अलग अलग। स्त्रियों की गति पति से, यहाँ पर बच्चों का आलसियों की गति करुणा दयालुता, अर्थात स्त्रियों की जो है। यह जो क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आलस्य कथा पाठ में 5 वाक्यों परिचय। आलस्य कथा पाठ का 5 वाक्य में आपको परिचय देना है। कितने वाक्य में, 5 वाक्यों में। सबसे पहला क्या वाक्य बना सकते हैं कि यहाँ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति मैथिली अवट संस्कृत तीनों भाषाओं के ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा धर्म अर्थ काम इच्छा विषय संबंध मनोरंजक कथाएं भी दी गई है। इस पाठ में विचित्र की परिचय मिली गई है। आलस्य कथा से शिक्षा क्या मिलती है, तो मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस्य कथा में आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। इनकी भरण पोषण करुणाशीलों को बिना संभव नहीं है। यानी जो इसमें मैथिली कवि जो है विद्यापति द्वारा रचित यह आलस्य कथा जो है माध्यम के शिक्षा से दी गई है कि इसमें जो है भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, आलसियों क्या होते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, ये तो आत्मनिर्भर होकर भी निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि आलस्य कथा का क्या संदेश है। आलस्य कथा का क्या संदेश है ये बोल रहा है। तो आलस्य कथा में संदेश यह है कि आलस्यों एक महान रोग है। आलस्य जो है, आलस्य जो है एक महान रोग है। आलस्य की सहायता से प्रायः कोई नहीं है। आलसियों आलसी की सहायता के लिए कोई लोग नहीं है। जीवन में विकास में व्यक्ति क्रमशः होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु अपना परिवार के समाज को विनाश अवश्य है। यदि जीवन का विकास इच्छा है तो उद्यम प्रसिद्ध होगा। यानी इससे हमको क्या संदेश मिलती है, कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो आप कभी भी आलस नहीं कीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए और मार्क्स जो है वो बेहतरीन उठाएगा। इस संस्कृत जो है 90 to 95% मार्क्स उठा सकता है। अगर आप सही से पढ़िएगा, सही से समझ जाइएगा
तो 90 to 95% ये संस्कृत ही मार्क्स उठा देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है संस्कृत साहित्य से है, तो उसमें क्या सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया संस्कृत साहित्य में और क्यों कहा गया। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती ये विजयंगा को कहा गया। ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि सर्व शुक्ला शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसमें क्या हो ना, विजयंगा को कहा गया। तो यह जो ऑब्जेक्टिव भी बन के आ सकता है। तो बोल रहे हैं वही कि आप सब्जेक्टिव अगर अच्छा से पकड़ बना लीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से बना दीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। 90 to 90%, 90 to 95% ये 2 मिनट का चुटकी का खेला जरूर आएगा। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य विजयंगा की भूमिका सराहनीय है, इसमें कहा गया है जिसमें पदों की सर्वोष्ठता देखने में बनती है। अवधारणा लिखिए प्रकाष्ठा के प्रकाशीय दंडी सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, यानी प्रकाशिक जो दंडी है वह किसे कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती को कहा गया। विजयंगा श्याम वर्ण थी, विजयंगा का जो वर्ण था वह क्या था, श्याम था थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमय थी, यानी वो श्यामली थी लेकिन उनकी जो कृतिमाएं हैं, उनकी जो कृतियां है वह ज्योतिर्मय थी। नीलाकलम पंडुकरी विद्याधर अपनी रचना के अद्भुत लेखन कला से बिखरती है, और यह जो अद्भुत लेखन कला से यह क्या है, बिखरती है। नेक्स्ट है इस पाठ का संदेश क्या मिलता है, जो विजयंगा पाठ, जो विजयंगा जो संस्कृत साहित्य उससे में हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाबू कि जो संदेश मिलता है वह क्या मिलता है। इस पाठ में संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात है। वैदिक युग आधुनिक समय कवित्रों लेखिका संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम में अतुलनीय सौभाग्य प्रदान है। संस्कृत लेखा में सुगीर्द परंपरा है। उन्नयन संस्कृत भाषा का उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों की सर्वतुल्य महिलाओं की चलती रही है, यानी पुरुषों की जो समतुल्य है वो महिला चलती है, दोनों बराबर बराबर चलते हैं, पुरुष भी बराबर है महिला भी बराबर बराबर दोनों चलते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य लेखा पाठ के 5 वाक्य में प्रचेद है, हमेशा पूछा, सबसे पूछेगा, पाटलिपुत्र का 5 प्रचेद है ना, मंगलम पाठ से भी बोला पूछा, तो उसे संस्कृत साहित्य से पूछा, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या सही आंसर हो सकता है। संस्कृत साहित्य के पाठ के 5 प्रचेद देना है, तो लिख सकते हैं संस्कृत में सेवा का प्रकार पुरुषों के महिलाओं का युग में आज से भाग लिया, इसमें भाग लिया है, और विषय के उपेक्षा हुई है, माने विषय की उपेक्षा हुई है, विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ के संक्षिप्त रूप को संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है, उनके योगदान संस्कृत साहित्य इतिहास के अमर है, उनका जो योगदान है संस्कृत साहित्य जो इतिहास है उसमें अमर है। किनका बात हो रहा है यहाँ पर, विजयंगा की बात हो रही है, और जो महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन में, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे हमको कि शास्त्र लेखन का रचना संरक्षण वैदिक काल महिलाओं का योगदान की चर्चा करें शास्त्र में। तो शास्त्र लेखन में रचनाओं में महिलाओं की काफी योगदान है। ऋग्वेद 24, अर्थवेद 5 महिलाओं का योगदान है, यानी जो ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागायनी, वेदकालिक, ऋषिया में मंत्र दार्शनिक है। देखिए 2 वेद होते हैं, अथर्ववेद और ऋग्वेद, 2 वेद जो यहाँ पर हैं। ठीक है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में महिलाओं की संख्या 24 है, और वे अथर्ववेद की बात करें तो 5 है। क्या क्या है, यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, उर्वशी है, ठीक है ना, वाग्यवृणी वैदिक काल ऋषियों में मंत्रों के दर्शाई, यहाँ पे वह भी है, वो मंत्र दी है। ठीक है ना, नेक्स्ट बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान क्या, दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान है संस्कृत साहित्य में। तो चालुक्य वंश में महारानी विजयंग भट्टकारी और ने विजयंगा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका, लौकिक साहित्य, कौन किए थे, विजयंगा भट्टाचार्य विजयंगा की रचना की थी। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं 150 संस्कृत काव्यों की रचना, यानी 40 गो जो कौन थी, भारतीय महिला थी, और कितना बनाई, 150
50 संस्कृत काव्य की रचना की थी। ठीक है, इन महिलाओं में सबसे पहला कौन है? गंगा देवी है, त्रिमुलम्बा है, शीला भट्टाचार्य है, देव कुमारी है, रामभद्रा है आदि प्रमुख इनकी पद की रचना है। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है भारत महिमा, उसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो हिमालय के गोद में भारत निस्वर्ग हिमस्वर का सुंदर है। हिमालय के गोद में हमारा जो भारत देश है वह स्वर्ग से भी सुंदर यहाँ पर कहा गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात करेंगे तो एकता, समदृष्टि, भाव दृष्टिगत होते हैं। यह मातृभूमि निर्मल और ममतामयी, जो हमारा जो मातृभूमि है वो निर्मल है और ममतामयी है। लोग जाति धर्म भेद को भूलकर एक भाव में रहते हैं, यानी यहाँ पर जाति भी नहीं है, धर्म को दोनों को भूल करके एक भाव में रहते हैं। विविध पर्व त्योहार एकता में एक सूत्र पिराए होकर यानी आपस में मिलकर हर प्रकार के त्योहार को हमारे मातृभूमि यानी भारत में मनाया जाता है। इसकी भूमि विशाल एवं रमणीय रूप है, यानी इसकी जो भूमि है किसकी? भारत की भूमि। ठीक है, यह क्या है? विशाल है, रम्य रूपा है। यह सागरों पर्वतों झरनों को धारण करते हुए नदियों द्वारा सदा सेवित होता है। यहाँ पर सागर है, ठीक है ना, नदी है, पहाड़ है ना, इससे यह रमणीत करता हुआ यह जो पृथ्वी है सुंदर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग को आज पूरा संस्कृत का खत्म करना है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, भारत महिमा वर्णन के पाठ के आधार पर यथा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करना। तो भारत में प्रकृति सौंदर्य स्वर्ग है, इसमें ऋषियों महापुरुष अवतरण हुए, महान विष्णु पुराण भक्ति पुराण, भारत भूमि अवतरण होने वाला मनुष्य का एक निश्चय धन्य होता। ठीक है, भूमि विशाल है, रमरूपा है और काल्पप्रद होता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार, जितनी भी पृथ्वी है वह जो है हमारा परिवार है। तो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ, इस जो क्वेश्चन का आंसर इसको आप पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत महिमा का 5 वाक्यों में उत्तर देना है। हमेशा सब में बोले आपको कि हर चीज में पूछेगा, हर चैप्टर में पूछेगा, एक क्वेश्चन आ सकता भी है। इस पाठ में भारत महिमा जो पाठ है उसमें 5 वाक्यों में परिचय देना है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन क्या है। इसमें 2 पद 3 आधुनिक पद होते हैं। भारत महिमा पाठ में 2 पद हैं, 2 कितना है? 2 पद होते हैं और 3 जो है वह क्या है? आधुनिक पद है, आधुनिक पद है। 2 पद होते हैं, ठीक है, और 3 जो है आधुनिक पद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी प्रकृतम, इसकी प्रकृता सुषमा अनेक प्रदूषणकारी विश्वसक क्रियाओं के बाद अनुपम है। इनका निरूपण इन पदों से में प्रस्तुत है, इनका जो निरूपण है इन पदों में जो है प्रस्तुत है भारत महिमा पद में। कौन सी पद में? भारत महिमा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है कि देव लोग किस देश की गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। देव लोग जो है भारत की जो है देश की गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। यहाँ पर जो सेवा करने के लिए भगवान भी यहाँ पर क्या लिए? अवतार लिए। तो इस चलते जो देव लोग देवता भी भारत की गुणगान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूमि कैसी, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यहाँ पर सदैव पवित्र ममतामयी या विभिन्न जातियों धर्मों के एकता भाव के धारण करने का लोग रहते हैं। इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। हमारे भारत देश में हर जाति के हर धर्म के लोग रहते हैं। ये हमारे क्या है? भारत की मानचित्र है कि नहीं? सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह के लोग रहते हैं। नेक्स्ट जो है
भारतीय संस्कार चैप्टर से सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार का वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है। इसमें देखिए अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, और कौन सा संस्कार होंगे, अनुपम उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें संस्कृत की विशेषता जीवन का समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। इसमें प्राचीन संस्कृतों में उत्पन्न होता है भारत सरकार परिजनों दोषों एवं गुणों समावेश योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में संस्कार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह ऋषियों का कल्पना है। जीवन के मुख्य अवसरों को प्राप्त करने वाले आशीर्वाद, वरिष्ठ लोग जो क्या करते हैं आशीर्वाद देते हैं। हवन, परिवार सदस्यों के सम्मेलन होते हैं और दोषों का परिवर्जन भारतीय जीवन दर्शाने का महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आएगा आंसर यहाँ पर आएगा, भारतीय जीवन संस्कार का क्या महत्व है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कार पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना है। हर साल पूछा, हर बार पूछेगा, ये जरूर पूछेगा। देखिए तो इसका सही दे सकते हैं कि उपनयन, विवाह, संस्कार, प्रसिद्ध छंद, इनके महत्व जान लिखते हैं, ठीक है ना। यह जो इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों का कल्पना का वर्णन करें। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की जो कल्पना है वह मुख्य अवसरों पर वेदामंत्र का पाठ कराना, लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्य का सम्मेलन होना, ऐसे करने संस्कार का पालन होता है। नेक्स्ट है संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। 5 प्रकारों में बांटा गया और मुख्य 5 बांटा गया है। 3 जन्म के पूर्व, 6 गो से स्व संस्कार और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार। और नेक्स्ट है अगला है एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार बांटे गए हैं। यह भी क्वेश्चन VBI या यह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया होगा शिक्षा संस्कार का वर्णन अक्षारम, वेदारम, मुंडोस्परम, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं विवाह संस्कार का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का जो संदेश है व्यक्तित्व के निर्माण संस्कारों से होता है। यानी व्यक्ति का निर्माण जो है या जो व्यक्ति है इसका किसी व्यक्ति का निर्माण जो है संस्कार से ही होता है। विदेशी भारतीय संस्कार के उन्मुख एवं जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। भारतीय लोग जो हैं विदेशी भी भारतीय संस्कार के उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कार के पाठ पर लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पे जो लेखक का विचार है वह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। भारतीय संस्कार पाठ के लेखक क्या शिक्षा देते हैं, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कार का पालन करने से व्यक्ति का निर्माण होता है और संस्कार को उचित पालन करने से दोषों का नाश भी होता है। यह जो है क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ से, ठीक है। तो नीति श्लोका पाठ का सबसे पहला क्वेश्चन है पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आज जो है ना हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको शो कर देंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए पोस्ट कर लीजिएगा और पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर को आज टच करना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नीच मनुष्य कौन है। जो नीच मनुष्य है वह कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो नीच का मतलब होता है अभिप्राय होता है कि जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। यहाँ पर नीच का मतलब जाति में जन्म लेने से नहीं है, सत्य और असत्य कर्मों का संकलन से जो मनुष्य होता है वह नीच मनुष्य कहलाता है। नेक्स्ट है नीति अशोका पाठ में 5 वाक्यों में परिचय। हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हर चैप्टर में क्वेश्चन है, तो समझ जाइए क्वेश्चन आने वाला है। जो बार बार दे रहे हैं यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है नीति उसके पास का स्त्रियों का क्या विशेषता है। तो इसमें पूजनीय है, महाभाग्यशाली होती है, पुण्य और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। नेक्स्ट है उन्नति के रखने वाले मनुष्य का क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन होते हैं। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ के संदेश क्या मिलती है। नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है कि जो विदुर नीति ग्रंथ के उद्दित है और ग्रंथ में महाभारत, भागवत गीता, समानचित्र शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है, ठीक है। यह जो पूरा है सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ मोह को नष्ट कर नरक गमन में बच सकते हैं। काम 4 चीज है, काम क्रोध लोभ मोह, इसको अगर छोड़ देंगे तो हम जो है नरक में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ में मुंडोच्चर किसे कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलिएगा मुंडोच्चर किसे कहा गया। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के षष्ठ दोषों का वर्णन करना है। षष्ठ दोषों का वर्णन करेंगे यानी 6 दोष। 6 दोष क्या है मनुष्य का हिंदी में नीति श्लोका पाठ के आधार पर? तो 6 ने निद्रा तंद्र भय क्रोध आलस्य दीर्घसुत्ता। क्या क्या है? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसुत्ता। इस सर्व प्राप्ति बाधक बनने के लिए है। जो हमारे जो दोष पाए जाते हैं, जो सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वह निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता। तंद्रा से हर काम पीछे रह जाता है और भय से डर और काम आरंभ करता है तो क्रोध के कारण बना होता है, जिससे काम जो बिगड़ता है। इसी प्रकार आलस्य के दुरुपयोग दृक्सुत्ता का मतलब होता है काम में कल छोड़ने की जो बात है फलतः वह जीवन हर पीछे रह जाता है। यानी जो काम को पीछे छोड़ देता है वह दृक्सुत्ता में आता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है कर्म कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कर्म कथा जो चैप्टर है, कर्म कथा चैप्टर है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह भी VBI क्वेश्चन है, या बिहार बोर्ड पूछ सकता है। तो इसमें बोलता है कर्म कथा के अभ्यास होने लगता है जिसमें निश्चित हो जाता है कि ऐसा कर्मवीर है जो अपने निष्ठा उद्यम सेवा भाव आदि उत्तम पद को प्राप्त किए हुए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जिसमें अभाग्रस्त जीवन यापन स्नेहिल शिक्षा स्कन पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ शीर्ष पद प्राप्त करता है। अतः हमें यह जो है निष्ठा का बनाकर संपर्क जो है वह बना होता है। तो यह जो चैप्टर है यह भी कर्मवीर के कथा का है। ठीक है, नेक्स्ट है राम परवेश का चरित्र चरण करें। राम परवेश कौन था उसके बारे में बताना है। तो जन्म बिहार के एक भीखन टोलक नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीखन टोला नामक गांव में एक राज्य था बिहार का जो भीखन टोला नाम का था, जिसमें राम परवेश का जन्म हुआ था, जो कर्मवीर कथा का एक पात्र है। पात्र किसका है? वह कर्मवीर कथा किसका? कर्मवीर कथा का पात्र कौन है? तो राम प्रवेश राम है। कहाँ इस रहता था? तो यह भीखन टोला में हुआ था। और भीखन टोला कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है, तो आशीर्वाद दीजिए मेहनत सफलता ने गुरु का आशीर्वाद और मेहनत सफलता से सीढ़ी बनते हैं। धनाभाव एक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा स्थान करता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के प्रस्तुत किया जिसमें प्रशासन क्षमता और निर्णायक समर्थ आकर्षण करते हैं। यह राम परमेश्वराम की चरित्र चित्रण का वर्णन है जो VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्मवीर पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। 5 वाक्यों में परिचय दें। यह VBI है और ये भी कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें क्या है? इस पाठ में एक पुरुषत्व की कथा है जिसमें निर्धनता और दरिद्रता जाती है, जिसमें विपरीत परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति उन्नीत उत्कृष्ट कामना उच्च पद पहुंचा और किशोरी आत्मविश्वास आत्मसम्मान उत्पन्न किया, विजय के पथ में प्रस्तुत किया। और ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श, ऐसे ही कर्मवीर जो है वह क्या है? हमारे आदर्श हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भीखन टोला कैसा गांव है? तो भीखन टोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित एक गांव है जहां पर निर्धन और अशिक्षित तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अंततः निर्धन परिवार गांव में टूटे और कुटीर में रहते हैं और भीखन टोला लगभग 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय से यानी प्राथमिक जो विद्यालय है यानी प्राइमरी स्कूल से यह 1 कोस की दूरी पर है। कितनी कोस की दूरी पर?
1 कोस के दूरी पे कौन है? भीखन टोला नामक गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राम प्रवेश की प्रारंभिक शिक्षा विषय में कुछ लिखे। यह सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन आ सकता है। जो 5 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन यह पूछ सकता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन यह पूछ सकता है। लिखता है राम प्रवेश राम जो है वो प्रारंभिक शिक्षा किस विषय में आप क्या जानते हैं? जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से राम प्रवेश राम जो है कहाँ से अपने प्रारंभिक शिक्षा लिए उसके बारे में। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, भीखन टोला में एक दलित बालक था। जो बालक एक शिक्षक अपने विद्यालय लाकर शिक्षा देने प्रारंभ किया। शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर, यानी वह क्या था? गरीब बालक था, लेकिन एक शिक्षक थे जो क्या किए, यानी जो राम प्रवेश राम है, यह जो मान लीजिए राम प्रवेश राम है, ठीक है ना, तो यह जो राम परवेश राम है यह जो है विद्यालय जा गया और किसके मदद से गया? एक शिक्षक आए, एक शिक्षक आए जिसने राम परवेश राम को शिक्षा के लिए विद्यालय में ले आए। ठीक है, कौन? ये शिक्षक। ये कौन है? शिक्षक जो राम परवेश राम को शिक्षा के लिए ले आए। बालक राम परवेश राम की शिक्षा की शिक्षण शैली आकृष्टित हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति माना और विद्या अध्ययन रात दिन लगा रहा और प्रथम स्थान से वह क्या हुआ? प्राप्त किया। कौन? क्या? राम परवेश राम। और राम परवेश राम को शिक्षा के लिए कौन लाए थे? तो एक शिक्षक लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है राम परवेश किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में प्रशिक्षित सफल हुआ? या उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि निर्धर छात्र था जो मेहनत करता था और सर्वोच्च शिक्षण पे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद का क्या योगदान था जो हमारे आधुनिक भारत में? तो इसका पूरा आंसर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो VBI सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होते थे? रात्रि में ज्ञान उद्योपन करते थे और बहन को निधन वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और क्या किया हुआ? पद प्रस्थ काम किए और उसे दूषित खत्म कर शुद्ध तात्वज्ञ का प्रचार प्रसार किया और बौद्धिक वैदिक जो धर्म है, वैदिक जो धर्म है, ठीक है ना, उसमें सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की। कौन किए थे? तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और भारतीय में एक नई शिक्षा का अभिप्रेत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी घटना स्वामी दयानंद के जीवन से निर्धारित कर रही है? ठीक है, जब VBI है, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया और जितने भी हम करवा रहे हैं सब पूछा गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है स्वामी दयानंद पाठ के 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो 5 वाक्य में आपको परिचय यहाँ पर देना है कि वह एक थे समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? एक समाज सुधारक थे जो देश और विदेश को सुधारने के लिए एक प्रगतिशील थे, जिसमें DAV विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने DAV जो स्कूल है, दयानंद पब्लिक स्कूल जिसको कहते हैं, वह जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कौन थे और उन्होंने किस तरह सामाजिक कार्य किया? तो यहाँ पर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? जब देखिए यहाँ पे क्या महाशिवरात्रि का दिन था, तो उसमें जो पार्वती जी की पूजा हुई, तो जब पूजा हुई तो एक बार महाशिवरात्रि के दिन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए? वहां पर बैठे कि किस तरह है वहां पर हो रही है, तो एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के पास आया और क्या किया? जो प्रसाद रखा हुआ था उस प्रसाद को खा लिया। ऐसे विश्वास गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते और इस प्रकार मूर्ति पूजा का बहुत विरोधी। उनको लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, वह नहीं खा रहे हैं। वो मूसा जो आया वो मूसवा खा गया। वो कौन खाया? मूसा खा लिया। तो वह जो तभी से वह जो है मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। आर्य समाज की स्थापना कौन किए और आर्य समाज की स्थापना कब हुई?
और आर्य समाज के बारे में कुछ लिखना है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में की। इसकी यह जो है पद्धति अपनाया और डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना की। इस संख्याओं का विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती किस तरह समाज सुधारक उद्धार किया। नेक्स्ट है वैदिक धर्म में प्रचार में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया। ठीक है, क्या किया। नेक्स्ट चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम में से क्या वर्णन करना है और रूप उन्हें मंदाकिनी जो की शोभा है उसका वर्णन करना है। मंदाकिनी में एक शोभा है उसका जो है वर्णन करना है, जिसमें वनवास काल में जो राम सीता लक्ष्मण चित्रकूट गए थे। ठीक है, तो यदि नगर तो सौचरित आकर्षित किया और रंग बिरंगे हंसी शोभित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना है। मंदाकिनी वर्ण जो पाठ है उसमें 5 वाक्य में आपको परिचय देना है। हर बार देखिए क्वेश्चन पूछा मंदाकिनी वर्ण हमें क्या संदेश मिलता है, तो यहाँ पर दिया हुआ। नेक्स्ट है मनुष्य में प्रकृति क्यों लगाव रखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, उसका आंसर यहाँ पर है क्यों लगाव रखना चाहिए प्रकृति से मनुष्य को। नेक्स्ट जो चैप्टर है व्याघ्र पथिका से, तो व्याघ्र पथिका में क्या बोला गया है कि व्याघ्र पथिका कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा या व्याघ्र पथिका कथा में मूल संदेश क्या है। तो आपका जो आंसर है यह कि नारायण पंडित जो है हितोपनिषद से व्याघ्र पथि कथा कहाँ से लिया गया, हितोपनिषद से लिया, जिसमें क्या किया गया व्याघ्र के पांडित्य का वर्णन किया गया और इसमें सटीक तर्क के एक पथिक संतुष्ट होकर कंगन के लिए उचित समझा और वह जो है व्याघ्र के चपेट में वह आ गया। तो इसमें यह बताया कि किसी भी शिक्षा में इससे मिलती है कि किसी भी नर मच्छी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिससे समस्या भी का समाधान ऐसे व्यक्ति है ना, समस्या का जो समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी लोभ में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट है व्याघ्रपति पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना। ठीक है, यह हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है वृद्ध बाघ के पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह शुभ किया, पथिक वृद्ध बाघ के बातों में कैसे आ गया। और नेक्स्ट है कि वृद्ध बाघ पथिका को पकड़ने के कैसे सफल हुआ और अथवा बाघ के पति कैसे पकड़ने के लिए चाल पथिक के फंसने की वृद्ध बाघ की क्या तर्क है और धार्मिक व्यक्ति में जो वृद्ध बाघ का उसका उपदेश क्या है और नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याघ्रपति कथा में संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर उसका जो है आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट जो है चैप्टर नेक्स्ट है कर्ण दान वीरता। तो कर्ण दान वीरता जो है कैसे प्रकट होती है, कर्ण की दान वीरता किस तरह प्रकट होती है, उसका आंसर यहाँ पर आपका दिया हुआ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कर्ण की दान वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। अपने शब्द में करना है कि कर्ण जो है सूर्य का पुत्र था, इसका जन्म कवच और कुंडल प्राप्त कर हुआ। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहता तो वह अजय था, वह अमर था। ठीक है, और यह छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल को मांगने लगे और दानवीर ने उसे क्या किया, सूर्योपासना के समय याचिका निराश नहीं लौटता इस इंद्र के लाभ उठाने कवच और कुंडल जो है वह दे दिए थे और कुंडल दे दिए थे। इसका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, कर्ण कर्णस्य दानवीरता पाठ में 5 वाक्यों में परिचय दें। यह हर बार पूछा है। कर्ण कौन था, कर्ण कौन था, तो कर्ण जो है कुंती का एक पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से लड़ाई हुआ क्या था, यहाँ पर पूरा इसका डिटेल दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र के कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी। इंद्र ने उनसे क्या मांगा था, कवच और कुंडल मांग लिया था, जिससे उनका क्या होता है शरीर में कवच कुंडल रहेगा तो उनका जो है मृत्यु नहीं हो सकती थी। यानी जब तक कवच कुंडल उनके पास रहेगा, किसके पास, कर्ण के पास, तब तक उनमें उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो पांडवों के युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने के कवच मांग लिया। तो पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच को मांग लिया, कुंडल मांग लिया।
नेक्स्ट है कर्ण के कवच कुंडल देने से पूर्व इंद्र किन किन चीजों का दान रूप लेने के लिए आग्रह किया? तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ, मुद्राएं, भूमि, अनुरोध, यस्य, बाहुवी, घोड़े सब मांग रहा, देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको चाहिए क्या? कवच और कुंडल। नेक्स्ट है विश्व शांति से। तो विश्व शांति से यह जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हैं, जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट है अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है और इसका क्या निदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना है। हर बार हर चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वाक्यों में परिचय दे, यह जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड जरूर ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार हर चैप्टर में यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व का स्थिति का वर्णन करना है। तो वर्तमान में जो विश्व का स्थिति है वह क्या है? अशांति और कलह छाए हुए। यह जो पूरा है इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अशांति का मूल कारण क्या है? अशांति का मूल कारण द्वेष और अहिंसकता है, ठीक है। नेक्स्ट, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर हिंदी में देना। सब उत्तर जितने भी देना सब हिंदी में दिया जाता है। विश्व शांति से के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उपदेश देना चाहिए। उपदेश से विश्व शांति नहीं होगी, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण भी करना होगा। सिर्फ उपदेश देने से विश्व शांति नहीं होगी, उसके लिए आचरण भी करना होगा। तो यह जो है पूरा इसका आंसर है। विश्व के शांति कैसे स्थापित होती है? तो विश्व में शांति एकमात्र परोपकार से स्थापित होती है। परोपकार का भावना मानवीय गुण होता है, ठीक है। विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाइए। तो इसके संदेश में धर्म का है ना, शांति ही विश्व के रक्षा तथा कल्याण संभव, जागरण एवं संसुकता परोपकार निवेश महत्व प्रकाश डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है शास्त्रकार, जो संस्कृत का लास्ट चैप्टर होगा। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। हम जो है आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसका आंसर इस चलते दिखा रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन था, उसको सोल्यूशन करना है। आज हम लोगों ने 140 क्वेश्चन को सोल्यूशन करा, ठीक है। 12 चैप्टर थे, 12 चैप्टर में हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन हम लाए थे जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए लास्ट चैप्टर है, इसको जरूर लास्ट तक सुनिए। इस शास्त्र क्या होता है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। शास्त्र क्या है? अर्थ है ज्ञान, शासक, निर्देशक, तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका दिया हुआ। नेक्स्ट है वेदांग शास्त्र कितने होते हैं और उनके उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है। शास्त्रकार पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना है। शास्त्रकार पाठ में 5 वाक्यों में परिचय देना है आपको, ठीक है। शास्त्रकार पाठ के आधार पर शास्त्र की परिचय देना है। शास्त्र का क्या परिचय है शास्त्रकार पाठ के अनुसार, उसको भी यहाँ पर देना है। वेदांग रूपी शास्त्र में कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर होता है? वेदांग रूपी शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र, यानी जो वेद से है और एक कृत्रिम रूप से है शास्त्र, यानी जो शास्त्र ईश्वर द्वारा क्या हुआ? रचित किया हुआ, वह वेदांग रूपी शास्त्र होता है। और वह शास्त्र जो कृत्रिम शास्त्र ऋषियों द्वारा जो किया गया वह कृत्रिम शास्त्र होता है। वेद के अंग कितने होते हैं? परिवर्तन के नाम बताइए, ठीक है। तो इसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, नृतम, छंद है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन शास्त्र में परिवर्तन की चर्चा करें। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय विज्ञानों को उनके रचित पुस्तकों का वर्णन करना है। शास्त्रकार पाठ में प्रसूत्री शैली कैसी अपनाई गई और शास्त्रकार पाठ में शास्त्रों की जो प्रवक्ताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट है शास्त्रकार पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने संस्कृत का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम समाप्त कर दिए। और आज हम लोगों ने 12 चैप्टर का 14 चैप्टर का किया, जिसमें 120 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन किया। और हमेशा वीडियो हमेशा 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है, आपको पता होगा। और हम लोगों ने इंग्लिश का और संस्कृत का सब्जेक्टिव को देख लिया। अगले क्लास में अगले बुक की हर चैप्टर की सब्जेक्टिव को लाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।